नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। निर्दलीय सांसद प्रत्याशी सौरभ विष्णु अपने साक्षात्कार में प्रेस से बातचीत के दौरान बताएं क्या होगा इस बार की चुनावी मुद्दा और कैसे करेगा विकास। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, सुप्रभात। आइए जमशेदपुर के दर्शक आज आपको ऐसे एक शख्स से मिलाते हैं जो पढ़ाई एनआईटी से की है, विदेशों से इनकी शैक्षणिक योग्यता पूरा हुआ है और हमेशा जमशेदपुर के जन मुद्दाओं को लेकर उठाते हुए हैं। अब ऐसे ही एक शिक्षित युवक हमारे सामने है जिनका नाम है सौरभ विष्णु। इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आए हैं। आइए बात करते हैं उनसे, सौरभ जी के क्या उनके केंद्र बिंदु है। नमस्कार। हम जमशेदपुर के निर्दलीय प्रत्याशी हैं 2024 का। इस बार मेरे मैनिफेस्टो में काफ़ी मुद्दा इंक्लूड है। पहला मुद्दा जो है वो जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउन को रोकना है। दूसरा मुद्दा जो है वो मालिकाना हक है। तीसरा मुद्दा जो है वो जाति प्रमाण पत्र है। चौथा मुद्दा जो है वो बिजली, शिक्षा, जितना भी नागरिक सुविधा है, सारा नागरिक सुविधा को हम एक में डालने की कोशिश की है, क्योंकि नागरिक सुविधा के नाम पे बहुत जमशेदपुर में राजनीति होता है। मेरे हिसाब से नागरिक सुविधा के ऊपर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब पे बराबर का अधिकार है और इस पे किसी भी तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए। उसके बाद जमशेदपुर में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, क्योंकि टाटा स्टील ने 10,000 करोड़ रुपए बाहर के इंस्टीट्यूशंस को, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को दिया है और हमारे यहाँ जितना भी स्कूल्स है उसको बंद कर दिया गया है। हाँ, हमारा झारखंड का शिक्षा बजट 12,000 करोड़ है, जिसमें 1,400 करोड़ रुपया कोल्हान के लिए हमको आता है। तो हमको लगता है कि 1,400 करोड़ रुपए प्लस टाटा स्टील का अगर साथ रहे और उस पर दबाव बनाया जाए तो शिक्षा का जो अभाव है वो खत्म हो सकता है। और एक बहुत अहम मुद्दा है जो है वो नौकरी का। जो निलंबन में जो लोग हैं, एम्प्लॉयीज़ हैं, जो ठेकेदार मज़दूर हैं, जो 8-8 हज़ार रुपए में काम कर रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ सरकार का जो वेज है वहाँ उससे भी कम 150 रुपए में महिलाएँ काम कर रही हैं, इनकैब वगैरह में, तो वो सब की बहुत बड़ा समस्या है। फिर जमशेदपुर में पानी को मैंने अलग करके, क्योंकि सिस्टमैटिक जमशेदपुर में 3-3 पानी का जो है योजना है। बागबेड़ा का जलापूर्ति योजना है, जिसको का पानी सप्लाई अलग है। उसके बाद मोहरदा का योजना अलग है। यहाँ मानगो का योजना अलग है। तो इतनी सारी योजनाओं की हम लोग को ज़रूरत नहीं है और हम लोग को पानी में एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो सारे शहर को एक रेट पे, सस्ते रेट पे हम लोगों को पानी मिल सके। कॉम्पिटिशन एक्ट 2000 में इसका प्रावधान है। कॉम्पिटिशन एक्ट क्या है? तो मोनोपोली एक्ट को जब रिवाइज़ किया गया वर्ष 2000 में, तो वो कॉम्पिटिशन एक्ट में बदल गया। कॉम्पिटिशन एक्ट के हिसाब से भारत के सभी शहरों में सभी सिटीज़न्स को 4 से 5 विकल्प हैं वो होने चाहिए पानी में और बिजली में। तब मोनोपोली की सिचुएशन जो है वो पैदा नहीं होती। यहाँ हम जमशेदपुर में देखेंगे तो बिजली और पानी और शिक्षा में सब में एक सिस्टमैटिक मोनोपोली हो चुका है। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाइए, जब से हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए डिक्लेयर किए हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो हमको फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि उनका बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। स्कूल वाले जो है 1 से 1.5 लाख रुपया घूस माँगते हैं। अब आप बताइए कि कोई भी जो गरीब व्यक्ति है उसके पास शिक्षा का अभाव है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो 1.5 लाख रुपया किस तरह से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जाके देगा? और बात 1.5 लाख तक ही खत्म नहीं होता, आप 1.5 लाख के आगे जाइएगा तो उसका फ़ीस आप का स्ट्रक्चर देखिए। हर हफ्ते जो है कुछ ना कुछ इवेंट मनाया जाता है स्कूल्स में, जिससे ₹500, ₹600, ₹700 का स्कूल जो शुल्क है वो फ़ीस जो है वो लिया जाता है लोगों से कि नहीं, आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं, आप ₹600 दीजिए। आज हम ये डे मना रहे हैं, तो इसमें जो सामग्री लगेगी उसके लिए ₹600 दीजिए, ₹700 दीजिए। तो कोई भी आदमी इस तरह की व्यवस्था प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कैसे सर्वाइव कर सकता है? और शिक्षा जो है ये सरकार का ज़िम्मेदारी है और जमशेदपुर में टाटा 100 साल से अपना सरकार चला रही है। तो ये टाटा का नैतिक ज़िम्मेदारी है कि टाटा को इस पे जवाब देना होगा पब्लिक को कि किस लॉ के संरक्षण में, किसके संरक्षण में टाटा ने हज़ारों स्कूल को तोड़ दिया। क्योंकि जब कंपनी का बुलडोज़र स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चलता है, इसका मतलब कि कुछ सीरियसली रॉन्ग है हमारी सोसाइटी में। कुछ हमारे शहर में कुछ गलत जो है कुछ सही नहीं हो रहा है। इस तरह की ये सब बहुत सीरियस मुद्दा है। इसके अलावा मैथिली समाज के लोगों को ट्रेन देने का मैंने एक प्रॉमिस किया है, क्योंकि यहाँ से दरभंगा तक अभी तक कोई ट्रेन नहीं मिला है। तो जब मैथिली समाज के लोग मेरे पास आएँ तो हम उनसे पूछे कि आप लोग हमसे, हम तो मेट्रो ट्रेन की बात कर रहे हैं, आप लोग हमसे एक ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई तरह का कानूनी बाध्यता है क्या कि ट्रेन नहीं मिल सकता? तो उन लोगों ने बताया कि कानूनी बाध्यता तो कोई नहीं है, पर हमारा जो समाज है उसमें जो
ऊपर के लोग हैं, वो लोग जो है अपना खाने कमाने में लग जाते हैं और फिर हमारी बातें कोई नहीं सुनता। तो ये जमशेदपुर का एक बहुत ख़ास प्रॉब्लम है, हम जमशेदपुर शहर की ही बात कर रहे हैं। सौरभ जी आपको रोकते हैं हम हमें आप देख रहे हैं लगभग 3 दर्जन से अधिक जन समस्या को लेकर सौरभ जी बात करना शुरू कर दिए। माने इनके दिल में कितने समस्या को लेके हैं और जमशेदपुर के सेवा के लिए ही जमशेदपुर में आए हैं। विदेशों में पढ़ाई करके जमशेदपुर का इतना प्यार है कि जमशेदपुर की सेवा करने के लिए सौरभ जी आए हैं। आइए सौरभ जी से पूछते हैं, सौरभ जी मैथिली भाषी की जो बात की आप उनसे कैसा बात किया आपने? जी, मैथिली समाज के कुछ लोग से मेरा संपर्क हुआ। उन लोगों ने हमको बताया कि यहाँ से दरभंगा का ट्रेन नहीं है। तो दरभंगा का ट्रेन नहीं है तो हम मतलब हमको समझ में नहीं आया कि ट्रेन क्यों नहीं है? उन्होंने बोला कि 10 साल से वो सांसद के पास जा रहे हैं, जो विद्युत मरन महतो जी हैं, उनके पास जा रहे हैं, ट्रेन माँग रहे हैं, लेकिन आज तक उन लोगों को ट्रेन नहीं मिला। तो चूँकि हम तो जमशेदपुर में मेरे घोषणा पत्र में है कि जमशेदपुर को हम लोग इंडस्ट्रियल टाउन की तरफ नहीं, हम लोग जमशेदपुर को स्मार्ट सिटी और मेट्रो सिटी के लिए एयरपोर्ट एयरपोर्ट के जी, एयरपोर्ट एयरपोर्ट हाँ, भी एयरपोर्ट भी हम लोग बनाने का बात कर रहे हैं। तो हम तो हमको बड़ा असमंजस हुआ कि एक छोटे से ट्रेन की माँग कर रहे हैं वो लोग। तो हमने उनको पूछा कि इसमें कानूनी बाध्यता क्या है? क्या कानून रोकता है क्या दरभंगा में ट्रेन जाने से? जबकि दरभंगा का जो कल्चर है, हेरिटेज है, बहुत ही रिच कल्चर हेरिटेज है उन लोगों का। मतलब हमारे देश की शान है जो दरभंगा है। तो उनके लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं होना एक बहुत दुर्भाग्य का बात है। तो उन्होंने बोला कि इसमें कोई तरह की कानूनी बाध्यता नहीं है, हम लोगों को ट्रेन सांसद जी ने कभी दिया ही नहीं। तो ये इस देखिए जब किसी शहर में आपको एक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल सकता है, ट्रेन का राजनीति है और हम उस शहर में मेट्रो ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग को जमशेदपुर में एडवांस टाउन का हम लोग बात करते हैं। टाटा स्टील इतने बड़े-बड़े पुरस्कार लेके आ जाती है अमेरिका से, दूसरे शहर से कि हमको ये पुरस्कार मिल गया शहर की तरफ, हमको वो पुरस्कार मिल गया। तो सवाल उठना चाहिए कि क्या वो सब पुरस्कार खरीदा हुआ है क्या? हम लोग का विकास कहाँ है? हम लोग के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? मेट्रो ट्रेन का तो बात छोड़िए, हम लोग का एक जुगसलाई में जो एक ₹1100 करोड़ रुपया लगा के जो ओवर ब्रिज बना है, आप जुगसलाई के लोगों को जाके पूछिए कि वो लोग कितने दुखी हैं उसको लेके। वहाँ सिंगल लेन आपने रोड बना दिया है, 1100 करोड़ रुपया का एक घोड़े की नाल टाइप आपने इधर से उधर बना दिया, जबकि आपको सीधे उसके लिए कोई दूसरा सॉल्यूशन करना चाहिए। अब लोग वहाँ जाते हैं और शहर में फँस जाते हैं। घंटों लोग फँसे रहते हैं वहाँ जाम में जाके। भले लोगों के लिए एक नया समस्या उत्पन्न हो गया है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके। क्या टाटा स्टील के पास आर्किटेक्ट नहीं है? इतना बड़ा शहर जब बनाए थे तो आप अमेरिका से आर्किटेक्ट लेके आए थे, लॉस एंजेलिस से लेके आए थे। और आज आपका क्या हमको तो लग रहा है कि जो नाली बनाने वाला आर्किटेक्ट है उसको आप पुल डिज़ाइन करने के लिए जमशेदपुर दे को रहे हैं। बसाने वाला तो आर्किटेक्ट इंडियन है पीएन बोस। जी, तो पीएम बोस जी को इनवाइट करना चाहिए था शहर के अंदर। स्वर्गीय हो गए। जी, स्वर्गीय हो गए हैं तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा आर्किटेक्चरिंग वो प्रोवाइड कर सकते हैं शहर को हमको बना के एक ब्लूप्रिंट दे सकते हैं। और इसमें जनता का देखिए ये सब ज़रूरी इसलिए है कि ये सब ब्लूप्रिंट हम लोग के मार्फत से जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया जाना चाहिए। अभी श शहर में कोई भी दर्शक आप देख रहे हैं सौरभ जी के मन में कितने भड़ास है, कितने स्टडी किए हैं यहाँ पे वो। जमशेदपुर को लेके पूरे स्टडी किए हैं और काफ़ी जन समस्या को लेके ही हमें सब टाटा स्टील के प्रति उनके कितनी भड़ास है, ये आप साक्षात देख सकते हैं। ऐसे प्रत्याशी को लाना हमारे बहुत ही ज़रूरी है। आइए और बात करते हैं सौरभ जी से। सौरभ जी। जी, देखिए टाटा स्टील जो है वो पहले बहुत ही ज़िम्मेदार कंपनी थी और ये कुछ लोगों का ये बात होता है कि टाटा स्टील ने शहर से बनाया है तो किस तरीके से अब हम टाटा स्टील से शहर से ले लें। तो देखिए अगर कोई बाप बच्चे को पैदा करता है तो क्या उससे गुलामी करवाता है क्या ज़िंदगी भर की? हमने तुमको पैदा किया है तो तुम पूरा ज़िंदगी अब हमारी गुलामी करो। कंपनी के नाम पे सारा हाँ। अतिक्रमण कर रहा है। हाँ, सारा सब आज़ाद नहीं करेंगे हम तुमको तुम्हारा हक नहीं देंगे। ये हमारा संविधानिक हक है कि आपने प्रॉमिस किया था पूरे देश को जब आपने नोटिफाइड एरिया कमिटी बनाया था कि हम राइटफुल पावर जो है लोगों को ट्रांसफ़र कर देंगे। आपने कहाँ पावर ट्रांसफ़र किया? 1976 के बाद टाटा स्टील ने हम साढ़े 3 साल से जितना भी कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, जितना भी रिसर्च वर्क है, कितने 1700 लोगों का इंटरव्यू किए, हम भी किए हैं। जाके वीडियो के द्वारा टेलीफ़ोन के द्वारा उन लोगों की बात की सुने, तब हम जाके शहर का एक-एक समस्या को हम समझे हैं, मालिकाना जाने हक हैं। कर दिया है। जी, देखिए मालिकाना हक का जो प्रॉब्लम है बहुत ही यूनिक है। मालिकाना हक में जितने भी पुराने नेता रहे हैं, उन लोगों को आइडिया नहीं है कि मालिकाना हक जाता कैसे है। वो लोगों ने जनता को भरमाया है कि टाटा स्टील का लीज़ से हम लोग निकल गए, तो हम लोग सीएनटी में फँस गए। अभी हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दिया है, उस पिटीशन का एक छोटा-सा आपको चीज़ बताते हैं। उस पिटीशन में हमने कोर्ट को बताने का कोशिश किया है, कोर्ट को हम बता रहे हैं कि टाटा स्टील का जो लीज़ है, उसका कोई औचित्य भी नहीं है। तो मालिकाना हक का जो रास्ता खुलता है, वो लीज़ एग्रीमेंट के अंदर से नहीं खुलता है। टाटा को ज़मीन जो है वो अनुदान में मिली थी। तो मालिकाना हक का रास्ता जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट की तरफ से खुलता है और ये हम लोग कोर्ट के माध्यम से प्रूव कर देंगे और लोगों को बता देंगे कि उनको उनका लड़ाई लड़ना कैसे है।
टाटा स्टील मालिकाना हक में सिर्फ बस्ती जो 116, पहले 86 बस्ती था, अब 116 बस्ती है। सिर्फ 116 बस्ती का ही मालिकाना हक का बात नहीं है। अगर टाटा को लीज अनुदान में मिली थी तो 10,388 लोग जो सब लीज की लिस्ट में है, उन लोगों का भी जमीन अनुदान हो गया, तो वो लोग भी मालिकाना हक के लिए जो है क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर जीतते हैं तो इसकी लड़ाई भी आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि कानून जो है अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करता। कानून जो है वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। कानून जो है वो जात-पात में ऊँच-नीच नहीं करता। सर, कानून जो सबके लिए बराबर आप है। कहाँ रहते हैं? हम तो डिमना हिलव्यू कॉलोनी में रहते हैं। तो ये जो चुनाव में आने का मैदान में कैसा सोच है आपके मन में? देखिए, जब हम तो चाहते थे कि कोई और आए, हम कैमरा लेके कई लोगों के पीछे गए, सारे नेताओं के पीछे गए कि अरे भाई ये सब समस्या हमको सुनने में आ रहा है, आप लोग अपना इंटरव्यू दीजिए हमको। इंटरव्यू तो दूर का बात है, जब ये समस्या का नाम सुने कि इंडस्ट्रियल टाउन का हम बात कर रहे हैं, मालिकाना हक का हम बात कर रहे हैं, तो वो लोगों ने बात करने से भी हमसे मना कर दिया। वो लोग भयभीत हो गए पूरा कि अरे तो अब उनका जो भी कारण हो भयभीत होने का, वो लोग टाटा स्टील से फ़ेवर्स लेते हों या नौकरियाँ पाते हों या टाटा स्टील के घर में रहते हों, सारा शहर ही टाटा स्टील के घर में रहता है। चाहे वो नेता हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, ये एक बहुत विडंबना है इस शहर का। क्योंकि आप जब किसी के घर में रहने लगते हैं, आप उसको रेंट पे नहीं करते हैं, तो उसका कर्ज़ चढ़ता है आपके ऊपर। तो उस कर्ज़ का पूर्ति आप कैसे कीजिएगा? देखिए दर्शक, सौरभ जी किसी पोस्ट में ना होने के बावजूद भी जन समस्या को लेके हमेशा आगे आए और उनके मुद्दे को लेके हमेशा सबके द्वार में ठकठकाए। एमपी हो चाहे विधायक हो, सबके पास गए, लेकिन किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। तभी इन्होंने कहा कि मुझे सेवा की भावना से आना है। इसी संदर्भ में आज आए हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान पे। और सौरभ जी, आपके बारे में अगर एक पिक्चर ही बना दिया तो भी छोटा पड़ जाएगा। इतने इनके मन में जन समस्या के मुद्दा है। सौरभ जी, आगे बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? जी, हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जमशेदपुर शहर हमारा है। जमशेदपुर शहर में 2 बार से भाजपा प्रत्याशी बिल्कुल। विद्युत नारायण महतो जी जीत रहे हैं। उनको तीसरी बार भी टिकट दे दिया है, जो कि एब्सोल्यूटली कोई सेंस ही मेक नहीं करता। वो क्या काम किए हैं, उसका हम लोग जो वोट दे रहे हैं, वो भाजपा या कांग्रेस के वोट पे नहीं देना चाहिए। अगर आप निर्वाचन आयोग का ऐड देखेंगे, तो हर बार प्रत्याशी का बात होता है। काम देखना तो चाहिए। हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए, आज जनता को किसी पार्टी का गुलामी नहीं करना चाहिए। हम लोग जनता आज़ाद है। आज जब लॉयल्टी शब्द का अर्थ इतना छोटा हो चुका है कि कोई व्यक्ति वफ़ादार होने से घबराता है, उसको लगता है कि वफ़ादारी जो है वो हमको समाज में छोटा बना देगा। तो फिर हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से वफ़ादारी क्यों निभा रहे हैं? हम लोगों को तो अपना जमशेदपुर बचाना है। बिल्कुल। ठीक है, हम मोदी जी को सम्मान करते हैं, हम भी मोदी जी को वोट देने से क्या जमशेदपुर बच जाएगा क्या? जमशेदपुर तभी बचेगा, इंडस्ट्रियल टाउन तभी रोकेगा जब हम लोग इसको सिस्टमैटिकली जुडिशरी और पॉलिटिक्स के माध्यम से इसको रोकेंगे। जुडिशरी के माध्यम से भी हम खड़े हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। आज आपके सामने हम राजनीति के माध्यम से भी आपके सामने खड़े हैं, और ये आशा करते हैं कि आप लोग देखेंगे कि हम क्यों खड़े हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं। ये सब मुद्दा मेरा मुद्दा नहीं है, ये सब मुद्दा जनता का मुद्दा है। हमको आप लोगों ने बताया है कि ये सब मुद्दा आपका है, तो आपके मुद्दा पे हम लड़ रहे हैं और आई होप कि आप लोगों को नज़र आए। दर्शक, आप देख रहे हैं हमारे बीच में जो सौरभ विष्णु जी हैं, पहले से ही तैयारी कर चुके हैं। हम लोग जाते हैं कहीं प्रेस तो पूछते हैं किसी प्रत्याशी से कि कब से तैयारी कर रहे हैं। इनका तैयारी काफी सालों से चल रहा है। अब ये मैदान पे है, आइए हम लोग ऐसा कैंडिडेट को समर्थन करें।